हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 में जीवों में जनन के बारे में। मतलब उनकी संतानों उत्पत्ति कैसे होती है और क्यों होती है ऐसा। और कुछ जीवों में मतलब अपने जैसे ही जीव, मतलब उनकी संतान जो होती है वो उनके जैसी ही होती है, लेकिन कुछ के जो गुणसूत्र होते हैं वो उनसे अलग होते हैं और भिन्नता पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। मतलब अगर जीव जो है वो उनके लिए जनन क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है। तो इसका आंसर है, कोई भी जीव अमर नहीं होता है, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण बना देता है। दूसरे प्रजनन से उत्पन्न हुई भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने के अवसर देती है, अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक है। अगर देखा जाए तो जीवों में जनन की प्रक्रिया क्यों होती है, तो इसका मतलब है कि संतानों उत्पत्ति की अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जैसी संतान उत्पत्ति के लिए जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। तो प्रश्न नंबर सेकंड में क्या क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। कौन सी जनन की अच्छी विधि है और क्यों है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जनन की यहाँ पर दो विधियां होती हैं। एक तो है अलैंगिक विधि, मतलब अलैंगिक जनन, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि में विपरीत लिंग सेक्स वाले दो जनक भाग लेते हैं। इनमें नर तथा मादा युग्मों को संयुग्मन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बने युग्माणु या युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन्स संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। मतलब जब भी लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, अगर नर और मादा के अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हैं तो संतान जो होती है उसके मतलब संतान के जो गुणसूत्र होंगे वो अपने माता पिता से भिन्न पाए जाते हैं। संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल जीवन यापन के अवसर प्रदान करती हैं तथा संकर ओज प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्लोन का अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। क्लोन का अर्थ होता है छाया प्रति, मतलब उसके ही जैसा कोई हूबहू कोई दूसरा इंसान हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो या कोई दूसरी चीज़ बनाना, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या है। इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है, अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं, अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। मतलब इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे पाए जाते हैं। आकार और आनुवांशिक मतलब उनमें पाए जाने वाले जीन्स जो होते हैं वो भी एक ही जैसे पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्लोन कहा जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, आंसर इसका क्या है और क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है या नहीं, इसके बारे में हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के साथ आपस में समरूप नहीं होती है,
इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन्स विनिमय गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा युग्मों के यदृच्छ संलयन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्रदान करता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समिष्ट से विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण की भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना अच्छा होना या ना होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए या रहने के अच्छे अवसर होते हैं। अगर कहा जाए कि तो इसमें लैंगिक जब भी जनन होता है तो इसमें नर और मादा मतलब दो अपोजिट सेक्स होते हैं और उनके बीच ये क्रिया संपन्न होती है और उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो भी अपने माता पिता से कहीं अधिक कभी कभी भिन्नता भी उनमें पाई जाती है। तो अब विजिट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है, इसको हमें सिद्ध करना है कि कैसे हम उसको बता सकते हैं भिन्न है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होती है। मतलब अलैंगिक जनन जब भी होता है तो अपने जनक जो उसका मतलब निर्माता होता है, निर्माण करता होता है या जिससे वो बनी हुई है उसके जैसी ही बिल्कुल हूबहू होती है। इसके विपरीत लैंगिक अगर जनन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान जो होती है वो एक उसके जैसी संतान मतलब अपने माता पिता जैसी या जिससे वो बनी है उसके जैसी बिल्कुल हूबहू नहीं होती है। अब बात करते हैं इसमें अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप या क्लोन होती है। मतलब अगर कहा जाए अलैंगिक जनन से बनने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली संतान जो है वो आकारिकीय है, मतलब इसका आकार आकारिकीय होती है, मतलब उसका आकार भी वैसे ही होगा जिस प्रकार की वस्तु या जिस प्रकार के जनक से वो मिलकर के बनी हुई है और उसके आनुवंशिक लक्षण भी वैसे ही पाए जाएंगे, जीन्स भी वैसे ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें लैंगिक जनन की, इसीलिए उसको क्लोन भी कहा जाता है। अलैंगिक समरूप या समरूप कह सकते हैं जिससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होती है ना तो उसके एक जैसा आकार होता है उसके जैसे मतलब जिससे वो बनी हुई है अपने जनक के जैसा उसका आकार भी नहीं होता है और कभी कभी जो उसके जीन्स होते हैं आनुवंशिकी के जो लक्षण होते हैं वो भी उनसे भिन्न पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर, मतलब इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विच्छेद स्थापित कीजिए। कैक जनन को प्रारूपित अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अंतर के बारे में। तो यहाँ पर अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है ये हम यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में। इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जनन इसकी कलिका, शरीर खंड तथा बीजाणु, कोनोइडिया, जेम्स आदि होती हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। जनन इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता है। जनन असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। संतति आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप होते हैं और आनुवंशिकी विभिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता है। मतलब ये किसी जैव विकास में सहायक नहीं होता है। जनन तो होता है लेकिन अपने जैसे पौधों का निर्माण कर सकते हैं और लेकिन ये अगर कहा जाए जैव विकास में अगर सहायक है तो वो सहायक नहीं होता है क्योंकि ये अपने जैसे ही पौधे बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। इसमें प्रायः दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, मतलब नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें लैंगिक जनन में जनन इकाई युग्मक होते हैं। युग्मक जनन द्वारा युग्मक शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, मतलब नर और मादा के द्वारा इसमें शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं। जनन इकाइयों का संलयन होता है तथा जनन अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन द्वारा होता है।
अब बात करते हैं संतति आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से तथा जनकों से भिन्नता होती है। मतलब अगर लैंगिक जनन होता है उससे उत्पन्न हुई जो संतान होती है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। और आनुवंशिकी की जो भिन्नताएं होती हैं इनका कारण जनन और जैव विकास में सहायक होता है। अगर कहा जाए जो लैंगिक जनन होता है यह जैव विकास में भी सहायक होता है। फिर बात करते हैं लास्ट में इसमें आता है कायिक जनन में पौधे का कोई कायिक भाग पौधे से पृथक होकर संतति पादप का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध यानी कि प्रोपेग्यूल कहते हैं। इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं। साथ ही एक कायिक जनन से बनी संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक गुणों से अपने जनकों के समान या क्लोन होती है तथा इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। अतः कायिक जनन अलैंगिक जनन ही माना जाता है। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के से क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कोई दो उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर। कायिक प्रवर्धन क्या है, सबसे पहले यह हम समझते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। मतलब कायिक प्रवर्धन जो है ये एक अलैंगिक जनन एक प्रकार का होता है जिसमें संतति निर्माण पौधे के कायिक भागों या वर्धी भागों से होता है। अतः यह कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन प्रवर्धन यानी कि पौधे की जड़, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। मतलब जो पौधे होते हैं कायिक जनन जो होता है या तो पौधे से हो सकता है या फिर उनके पत्तियों के द्वारा हो सकता है या स्तंभ के द्वारा। जैसे आलू के स्वस्थ कंद में उपस्थित छोटे छोटे गड्ढे में कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू को बोने पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। अदरक का भूमिगत तना प्रकंद कहलाता है। प्रकंद की पार्श्व संधियों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बना देती हैं। जैसे इसमें दिखाया गया आइस है और जर्मिनेटिंग आइस बड है। ये सब बाहर निकले हुए होते हैं जो कि एक जनन की प्रक्रिया ही होती है। और इसमें नोट्स देखे, अदरक में बताया गया बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स जो बताई गई हैं ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो का पार्ट नंबर 1। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।